चैप्टर 3 टूटे पंख। भूमध्य सागर का नीला पानी लेफ्टिनेंट सेसिल गिल्स बर्टन के नीचे लहरा रहा था जब वह अफ्रीकी तट की ओर दक्षिण की ओर उड़ रहा था। अब तक यह उपक्रम असाधारण सफलता के साथ आगे बढ़ चुका था और अब पश्चिम की ओर चक्कर लगाना और लंदन वापस लौटना काफी आसान था। लेकिन ऐसा न करने के उनके पास कारण थे। उन्हें दक्षिण की ओर बंगाली तक जाने का आदेश था, जहां उनके पिता रेजिडेंट कमिश्नर थे। उन्हें चुराई गई योजनाओं को अपने पिता के पास छोड़ना था और केपटाउन की ओर बढ़ना था, जैसे कि यह वास्तव में एक खेल उड़ान थी, जैसा कि अखबारों ने घोषणा की थी। क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने एक मित्र शक्ति को ये संदेह करने की अनुमति देना नासमझी समझा कि उसके एजेंटों ने महान व्यक्ति की नाक के नीचे से योजनाओं को चुराया है, भले ही वे मूल रूप से उनसे चुराई गई हों। और क्योंकि लेफ्टिनेंट बर्टन के पिता बंगाली में रेजिडेंट कमिश्नर थे, इसलिए लेफ्टिनेंट को मिशन के लिए चुना गया था। इससे अधिक स्वाभाविक क्या हो सकता है कि बेटा केपटाउन की अपनी उड़ान पर अपने पिता से मिलने के लिए रुके। वास्तव में सरकारी रिकॉर्ड दिखाते हैं कि उसने ऐसा करने की अनुमति मांगी थी। हालांकि बंगाली में एक आपातकालीन हवाई अड्डा था, लेकिन यह मुख्य यात्रा वाले हवाई मार्ग से दूर था और यह सवाल था कि क्या वहां विमान को ईंधन भरा जा सकता है या नहीं। इसलिए बर्टन ने ट्यूनिस में उतरने और अपने टैंक भरने का फैसला किया। जब वह ट्यूनिस हवाई अड्डे पर ईंधन भर रहा था तो उत्सुक लोगों की एक छोटी भीड़ ने उसके जहाज को घेर लिया। फ्रांसीसी हवाई अड्डे की औपचारिकताएं जल्दी और खुशी से पूरी की गईं, और जब वह कुछ अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहा था तो एक स्थानीय व्यक्ति उसके पास आया। उन्होंने उत्कृष्ट अंग्रेजी में कहा, यदि आप यहाँ अधिक समय तक रहे तो इटालियन लोग केपटाउन तक आपसे पहले पहुँच सकते हैं। ओह, एक फ्रांसीसी ने कहा, एक दौड़। मुझे यह नहीं पता था। बर्टन ने तुरंत सोचा, उसका पीछा किया जा रहा था और इतालवी सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि यह सिर्फ खिलाड़ियों की दौड़ थी। बर्टन ने हंसते हुए कहा, ये वास्तव में कोई आधिकारिक प्रतियोगिता नहीं है। ये कुछ इतालवी दोस्तों के साथ एक निजी शर्त है। अगर मैं हारना नहीं चाहता तो बेहतर है कि मैं कूद जाऊं। 5 मिनट बाद वह फिर से हवा में था और पूरी ताकत से दक्षिण की ओर उड़ रहा था। रोम में अपने सहयोगियों की सरलता और विचारशीलता तथा ट्यूनिस में उनके एजेंट, मूल निवासी, की चतुराई के लिए आभारी था। बर्टन ने ट्यूनिस में आधा घंटा खो दिया था, लेकिन जल्द ही अंधेरा हो जाएगा और अगर उसके पीछा करने वाले जल्दी ही उसकी नज़र में नहीं आए तो उसे उम्मीद थी कि वह रात में उनसे दूर हो जाएगा। वह बंगाली के लिए सीधे रास्ते से उड़ रहा था, जो उसे केपटाउन के लिए एयरलाइन के रास्ते के पूर्व में और काहिरा से केप तक नियमित हवाई मार्ग के पश्चिम में ले जाएगा। वह रास्ता जिस पर वे उससे उचित रूप से उड़ान भरने की उम्मीद कर सकते थे, क्योंकि यह कहीं अधिक सुरक्षित था। कभी कभी वह पीछे देखता था और अंत में डूबते सूरज की आखिरी किरणों में उसने दूर पीछे एक हवाई जहाज के पंखों की निचली सतह से चमकती हुई चांदी को परावर्तित होते देखा। पूरी रात वह विमान उसके पीछे पीछे चलता रहा, उसके एग्जॉस्ट से निकलने वाली लपटों के मार्गदर्शन में। यह एक तेज जहाज था और उसके पीछे पीछे लगातार लटका हुआ था। उसे आश्चर्य हुआ कि दुश्मन की योजना क्या है। वह जानता था कि वे उसे नहीं चाहते थे, वे उसके पास मौजूद कागजात चाहते थे। अगर वह बंगाली पहुंच जाता तो योजनाएं सुरक्षित रहती, क्योंकि वहां उसे पर्याप्त सुरक्षा मिलती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब भोर हुई तो पीछा करने वाला विमान उसके पास आकर रुका। उसका पंख लगभग उसके पंख को छू रहा था। उसने देखा कि यह एक इतालवी सैन्य विमान था, जिसे एक इतालवी अधिकारी चला रहा था। वह 2 यात्रियों को नहीं पहचान पाया, हालांकि उसने अनुमान लगाया कि वे कैंपबेल और जुबानेव थे, जिन्हें उसने कभी नहीं देखा था। उनके नीचे खुला मैदान था और इतालवी अधिकारी उसे नीचे आने का इशारा कर रहा था। उसे विश्वास था कि बंगाली 50 मील से ज्यादा दूर नहीं है। जब उसने उन पर अपना सिर हिलाया तो उन्होंने मशीन गन उस पर तान दी। वह झुक गया और गोता लगाया और फिर झुक गया और उनकी पूंछ के नीचे आ गया। उसका एकमात्र हथियार एक सर्विस पिस्तौल था। उसने उसे निकाला और जहाज के पेट पर गोली चला दी। उम्मीद थी कि वह इतना भाग्यशाली होगा कि वह किसी एक नियंत्रण को तोड़ सकेगा।
जैसे ही दूसरा जहाज मुड़ा और मुड़ा, वह तेजी से ऊपर की ओर बढ़ा। वे अब पीछे से आ रहे थे और तेजी से आ रहे थे। उसने मुड़कर उन पर 4 और गोलियां चलाईं और फिर मशीन गन की एक धमाकेदार फायरिंग ने उसके पतवार और स्टेबलाइजर को उड़ा दिया। नियंत्रण से बाहर, उसका जहाज घूमने लगा। उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा। इंजन को काटकर वह अपने पैराशूट से बाहर निकला और धीरे धीरे धरती पर उतरा। जब वह नीचे की ओर तैर रहा था, तो उसने दूसरे जहाज को देखा। यह अनियमित रूप से व्यवहार कर रहा था और उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसने पायलट को टक्कर मारी है या नियंत्रण को नुकसान पहुंचाया है। जब उसने इसे आखिरी बार देखा, तो ये दक्षिण में कुछ मील दूर एक जंगल में नीचे गायब हो गया। इस प्रकार दोनों जहाज अलग अलग स्थानों पर उतरे, जहां बाद में वानरों के टार्जन को उन्हें खोजना था और उन पर आश्चर्य करना था। बर्टन जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा हुआ और अपने पैराशूट के हॉर्नेस को खोला। उसने अपने चारों ओर देखा। कोई भी जीवित प्राणी दिखाई नहीं दे रहा था। वो एक अफ्रीकी जंगल के बीच में था। उसे बंगाली की दूरी का केवल एक धुंधला सा अंदाज था, जो उसका मानना था दक्षिण से थोड़ा पूर्व की ओर था। उसका विमान मलबे का एक मुड़ा हुआ ढेर कुछ 100 गज की दूरी पर पड़ा था। उसे खुशी थी कि उसने इंजन बंद कर दिया था और उसका जहाज जला नहीं था, क्योंकि उसमें थोड़ा खाना और कुछ अतिरिक्त कारतूस थे। उसने सोचा कि वह बहुत बड़ी मुसीबत में है, और वह था जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा बुरी। लेकिन जिन योजनाओं के लिए उसने अपनी जान जोखिम में डाली थी, वे उसकी शर्ट के अंदर सुरक्षित रूप से बटन लगी हुई थीं। उसने उन्हें टटोला ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे अभी भी वहां हैं। संतुष्ट होकर वो मलबे में दबे विमान के पास गया और गोला बारूद और भोजन लिया। वह तुरंत उस दिशा में चल पड़ा जहां उसे लगा कि बंगाली है, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसके पीछा करने वाले सुरक्षित उतर गए होते तो वे उसे ढूंढ रहे होते। अगर बंगाली सिर्फ 50 मील दूर होता, जैसा कि उसे उम्मीद थी, और वो उस दिशा में होता जैसा कि उसे लगता था, तो उसे लगा कि वह तीसरे दिन वहां पहुंचने की उम्मीद कर सकता है। उसने प्रार्थना की कि वह शेरों के इलाके में न हो, और अगर वहां मूल निवासी हों तो वे मित्रवत हों। लेकिन वह शेरों के इलाके में था, और जो मूल निवासी थे वे मित्रवत नहीं थे और बंगाली 300 मील दूर था।